हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 5। देखिए यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में भारत में मानव पूंजी का निर्माण इसके संदर्भ में जानेंगे। देखिए इसके संदर्भ में हम यहाँ पर ये जानेंगे कि हमारे भारत में आज़ादी से लेकर अब तक सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जिनके जरिए हमारी भारत की विशाल जनसंख्या को जो है मानव पूंजी में तब्दील करने के लिए उपाय जो उठाए गए हैं कितने कारगर रहे हैं। तो उन सब बातों का हम इस अध्याय के तहत अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि मानव पूंजी जो है हमारी जीडीपी पर इसका क्या जीडीपी पर इसका क्या योगदान है, किस तरह से प्रभाव डालती है ये। ठीक है, तो वो सब बातें इस अध्याय के तहत हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमारी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं भारत के बारे में कि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यानी हम अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो हमारा विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है उसका सदुपयोग किया जाए या फिर उसे एक बर्डन के तौर पर देखा जाए, यानी उसे भार के तौर पर देखा जाए या उसे एक सदुपयोग करके उसे एक मानवीय पूंजी में तब्दील किया जाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। ठीक है, यानी हम अगर एक और तो हम ये नकारात्मक रवैये से ये देख सकते हैं भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा भार है, बर्डन है, इतने लोगों के लिए रोजगार कैसे सृजित होगा, इतने लोग कैसे रहेंगे, कैसे इनके लिए संसाधनों का आवंटन होगा। एक और तो हम ये सोच सकते हैं। दूसरी ओर हम ये भी सोच सकते हैं क्यों ना हम इस जब विशाल जनसंख्या को भली वहाँ शिक्षित कर दें, प्रशिक्षित कर दें, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें ताकि ये अपने कौशलों का प्रयोग करके विभिन्न उद्योग धंधों के लिए एक जो है गति का काम करें, यानी कि गति प्रदान करें उन्हें। ठीक है, तो हम ये भी सोच सकते हैं। यानी दो नजरिए हैं हमारी। तो आपने देखा होगा जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उस समय उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था, अब सन 2014 की बात है, कि हमारे पास 120 करोड़ लोग नहीं, हमारे पास 120 करोड़ वर्किंग हैंड हैं, यानी कार्यकारी हाथ हैं। तो ये हकीकत बात है। यानी अगर हम इतनी विशाल जनसंख्या को वाकई में एक रिसोर्स के तौर पर देखें, एक यानी कि संसाधन के तौर पर देखें तो वाकई में हमें बर्डन नहीं लगेगी। और वहीं हम इस जनसंख्या को एक बर्डन के तौर पर चलें तो यकीन मानिए ये एक नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो ये चीज़ें निर्भर करती हैं हम लोगों पर और हमारी आने वाली सोसाइटी पर और खास करके जो सरकार की नीतियों पर कि हम उस विशाल जनसंख्या को एक संसाधन में कैसे खपाएंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हम क्या क्या कदम उठाएंगे जिससे कि वो विशाल जनसंख्या जो है एक संसाधन में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो वही बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति की यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यानी मानव पूंजी क्या है कि यानी कि जिस प्रकार से हम एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसी भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार से वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता यानी इंजीनियर और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब बड़े साफ शब्दों में है। यानी कि हमारे यहाँ कोई देश में जैसे भूमि पड़ी है, यानी हम मान लेते हैं देश। ठीक है, देश के अंदर हमारी जो भूमि पड़ी है उनमें हमने तमाम कारखाने स्थापित किए, तमाम उपक्रम लगाए। ठीक है, वो क्या हुआ हमारे भौतिक पूंजी के तहत आएंगे। ठीक है, अब उस भौतिक पूंजी को चलाने के लिए यानी उसका जो है कार्य संचालित करने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें कुछ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी, कुछ इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, कुछ डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, कुछ विशिष्ट कौशल रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें हमारी जनसंख्या से मिलेंगे। यानी अगर हम अपनी जनसंख्या में एक विशाल जनसंख्या को अगर हम बेहतर शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, तो बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे तो पहली बात तो ये होगी वो जनसंख्या जो है अपने अकॉर्डिंग जो है लोग अपना जो है चूज कर सकेंगे, यानी हमें किस ओर जाना है, कौन सा हमारा लक्ष्य होगा, हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, यानी अपना उद्देश्य चूज कर सकेंगे। उसके अलावा उसे अगर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देंगे तो यकीन मानिए बेहतर स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारा यानी उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी एक स्वस्थ आदमी एक बीमार आदमी के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है स्वस्थ आदमी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बीमार की तुलना में ज़्यादा होती है। यानी कि एक अगर मान लेते हैं 8 घंटे की वर्किंग साइड है, यानी 8 घंटे का कहीं काम कर रहा है फैक्ट्री में कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इनमें एक व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, दूसरे वाले को मलेरिया टाइफाइड है। तो ऐसे में क्या लगता है जो 8 घंटे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? उसकी प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा होगी। और जो मलेरिया टाइफाइड वाला ग्रसित व्यक्ति है यानी बीमार व्यक्ति है वो क्या काम कर पाएगा? पूरेपन से नहीं कर पाएगा। वो बार बार अपनी बीमारी में ही जूझता रहेगा वहाँ पर। तो ऐसे में ज़रूरत ये है कि हमारी जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएँ ताकि हमारी जनसंख्या जो है स्वस्थ होकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके और उस भारत के निर्माण में, स्वस्थ भारत के निर्माण में वो अपनी पूरी क्षमता का परिमार्जन करके, पूरी क्षमता का प्रयोग करके देश को आगे बढ़ा ले जा सके। अब तीसरी बात निकल के आती है तकनीकी प्रशिक्षण।
देखिए प्रशिक्षण कुछ भी हो, आप यकीन मानिए, हमें किसी भी फील्ड में जाने के लिए, यानी कि हम जरूरी नहीं है हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, नहीं, हमें किसी भी फील्ड में जाने के लिए एक विशिष्ट कौशल की आवश्यकता तो होती होती है। जैसे आप मान लेते हैं, यानी कोई अभी ट्रैक्टर चलाने वाला है, ठीक है, ये ट्रैक्टर चलाने वाले के लिए भी एक कौशल की आवश्यकता तो है ही है कि भाई ट्रैक्टर कैसे चलेगा, क्या है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके जो है उपकरण और होते हैं, सह उपकरण होते हैं, उसकी जानकारी बेसिक तो होनी चाहिए उसे, ठीक है, इन कौशल तो होना चाहिए उसे, इतना भी उसे कौशल होना चाहिए कि भाई हम कैसे दुर्घटना से बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कौशल की जरूरत तो है ही है, ये बिना कौशल के तो वो नहीं आई चीज है, कौशल तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए भी। तो ऐसे करके हमें सब जो विशिष्ट काम है, यानी हमने एक जनरली खेती से जुड़ा हुआ काम बताया था, ऐसे में जितने भी हमारे काम है उन सभी के लिए हमें कहीं ना कहीं उस कौशल की आवश्यकता होती है। और वो कौशल हमें कहाँ से मिलता है? कौशल हमारे परिवेश में हमें जो सिखाने वाले लोग हैं, ठीक है, चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो जो है मानवीय रूप में लोग हों, ठीक है, जो भी हो, वो हमें प्रशिक्षित करते हैं और उसके जरिए हम अपने ज्ञान का यानी ज्ञान का प्रयोग करके उस कौशल को अर्जित कर पाते हैं और फिर विभिन्न विभिन्न इकाइयों में, विभिन्न विभिन्न उपक्रमों में उस कौशल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जब मानवीय जनसंख्या में जो है उसकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उसके जो है प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, तो वो अपने आप मानवीय पूंजी में तब्दील हो जाता है, मानवीय पूंजी में बदल जाता है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन तो इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप ये वाला चैप्टर जो है मैं बता दे रहा हूँ, आप ये वाला चैप्टर जो है क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पर पढ़कर आए हैं और वहाँ पर सबकी ऑथेंटिक डेफिनेशन भी आपने लिखी है, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, चैप्टर 2 का वीडियो था क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर 2 था, तो वहाँ पर हमने ये डेफिनेशन वगैरह लिखवा दी थी। यहाँ पर क्योंकि इसमें समझाने वाला पोर्शन है वो समझाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर जो इसके इंपॉर्टेंट कारक होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, तो वो आप क्लास 9th की 2nd जो चैप्टर है वहाँ से ऑथेंटिक डेफिनेशन वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मानवीय पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं, यानी मानवीय पूंजी के स्रोत क्या क्या है, किन किन स्रोतों के जरिए मानवीय पूंजी का विकास होता है, ठीक है। तो पहले ये देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर हेडिंग डाले ना, मानवीय पूंजी के स्रोत, शिक्षा जो है वो निवेश यानी पहला प्रमुख स्थान माना जाता है, शिक्षा सबसे बड़ा निवेश माना जाता है मानवीय पूंजी में, ठीक है। क्योंकि चूंकि कोई भी व्यक्ति हो अपने अधिकारों की बात तभी कर पाएगा जब वो शिक्षित होगा, यानी अपने अधिकारों की बात या फिर अपने आगे के फ्यूचर की बात या अपने आगे के फ्यूचर में क्या प्लानिंग हमें करनी है, किस तरह से हमें अपना जीवन निर्वाह करना है, वो तभी सोच पाएगा जब वो शिक्षित होगा। अब आप अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी हम लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है कि भाई यूपीएससी क्रैक हो जाए, कोई कह रहा है कि भाई हमारा स्टेट लेवल का कोई एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है, सबके उद्देश्य, यानी आपको उद्देश्य कहाँ से जनरेट हुए आपके माइंड में? शिक्षा होने से। यानी अगर आपके पास शिक्षा ही नहीं होती तो आप क्या करते आप? तो आप यही करते भाई कोई असंगठित सेक्टर में जाके लग जाते, मजदूरी करते, कुछ भी करते, ठीक है। लेकिन अब आप शिक्षित हैं तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपना जो है शिक्षा का ज्ञान को और परिमार्जित कर लें, इसको और बढ़ा लें, तो कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। यानी हम एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है, उद्देश्य के लिए वीडियो देख रहे हैं ये, तो वो आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लिए। इसके अलावा हम यहाँ पर मानते हैं इसमें इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य हुआ, इसमें निवेश हुआ, कार्य के दौरान प्रशिक्षण हुआ, प्रबंधन और सूचना, ये सब पूंजी निर्माण के अन्य स्रोत हैं। यानी कि हमारे स्वास्थ्य, मैंने बताया स्वास्थ्य में किस तरह से निवेश होता है, यानी कार्य के दौरान प्रशिक्षण, यानी आप कोई किसी भी कंपनी में कार्यरत हो, कहीं भी कार्यरत हो और उसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ठीक है। यानी मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, यानी अभी आप देख रहे होंगे कोरोना पैंडेमिक चल रही है, यानी कोरोना की त्रासदी चल रही है पूरे विश्व में, ठीक है। तो ऐसे में प्रशिक्षित सैनिटाइजर वाले वर्कर, यानी कि जो सैनिटाइज करने वाले वर्कर, उनकी आवश्यकता पड़ रही है, नर्सेस की आवश्यकता पड़ रही है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के अलावा तमाम जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ रही है। आप जगह जगह आप ये भी देख रहे होंगे कि तमाम जगह ये लोग इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। क्यों हो रहा है इन्फेक्टेड? क्योंकि उन्हें जो अच्छे से कौशल नहीं दिया गया है। इसके अलावा कौशल के अलावा उन्हें जो है अपनी बेसिक, यानी हमें अपना बचाव कैसे करना है, वो सुरक्षा के बारे में इतने जागरूक नहीं है, इसलिए वो जो इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहीं अगर ये लोग थोड़ा इन्हें जागरूक किया जाए, इन्हें गवर्नमेंट जो है इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड पीपीई किट वगैरह जो है वो अच्छे से मुहैया करवाए, तो वाकई में ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे और हमारे कोरोना त्रासदी उससे लड़ने में भी ये एक ढाल के रूप में खड़े हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने नियर बाई एग्जाम्पल उठा सकते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। सबसे मेन जो निवेश है वो हमारा शिक्षा है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य आता है, फिर कार्य के दौरान प्रशिक्षण आता है। मेनली हमारे 3 निवेश होते हैं जिसके जरिए हम जनसंख्या को मानवीय पूंजी में जो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए वही सब बातें लिखी हुई हैं
कि मान लीजिए एक व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षित होगा तो वो अपने भविष्य की आय बढ़ाने के लिए सोच पाएगा कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, कौन कौन से जतन करने चाहिए, कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए, किस ओर जाना चाहिए जिसके जरिए हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारी आय बढ़े। ठीक है, जैसे आप लोगों ने क्या किया, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके माइंड में एक तो कुछ जो है माइंडसेट बना होगा, एक तो कोई कुछ ना कुछ तो गोल उठाया होगा आपने कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड करते हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे। ठीक है, सिविल यानी कि हम आपकी जो है इंजीनियरिंग की किसी और कोर्स से बिलोंग करते हैं तो फलानी जगह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। तो क्यों किया ये? क्योंकि आप शिक्षित थे। अगर आप शिक्षित ही नहीं होते तो आप डिसाइड कर पाते? नहीं कर पाते। सेकंड बात यहाँ पर वही समझाई गई है कि देखिए बीमार व्यक्ति के बारे में मैंने बताया था कि चिकित्सा सेवाओं में अगर हम निवेश करेंगे तो इससे क्या होता है, चिकित्सा सेवाओं में निवेश करने से क्या होगा, उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। वहीं यानी कि इसमें बताया गया कि अगर बीमार समय अगर कार्य करेगा और बीमार समय कार्य से अगर विमुख होगा तो इससे उत्पादकता में कमी आएगी। हकीकत बात है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे मलेरिया टाइफाइड हो गया है और वो किसी कंपनी में कार्य करने के लिए जाता है, क्या वो वहाँ पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वहाँ प्रोडक्टिविटी तो अपने आप जो अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम भी कराए हैं जो कि जिनका उद्देश्य जो है आपकी शिक्षा सेवाओं यानी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने की प्रोग्राम भी उठाए हैं, प्रोग्राम भी किए हैं। जैसे टीकाकरण वाला प्रोग्राम था, जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे भारत में, आज़ादी के बाद भारत में बच्चे पैदा होते ही बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चे पर 1000 बच्चे पे लगभग 240 बच्चे खत्म हो रहे थे। ठीक है, अभी आके वो 34 रह गया है मात्र। ठीक है, यानी कि अभी आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो नए शिशु मृत्यु दर है, हमारे नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें मात्र 34 बच्चे खत्म हो रहे हैं। किसी टाइम पे संख्या 250 के करीब थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे हुई? ये सब चीज़ें ऐसे हुई कि हमने जो तमाम टीकाकरण जो प्रोग्राम वगैरह चलाए, ठीक है, ये तमाम चेचक के टीके जो है BCG के टीके, तमाम टिटनेस के टीके, तमाम जो टीके लगते हैं टीकाकरण का उनका पूरा चार्ट होता है, वो टीकाकरण प्रोग्राम चलाया। यानी कि हमने अपने जो मानव है, हमारे पैदा होने वाला भविष्य का जो मानव है उसको प्रतिरोधी बनाया, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता से यानी कि आने वाले समय में किसी बीमारी से लड़ने के लिए उसका टीकाकरण किया। इसके अलावा हमने तमाम यानी उसके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम हमने यानी कि यहाँ पर संस्थाएं खड़ी करी। जैसे यहाँ लिखा है यानी चिकित्सकीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, यानी मेडिकल के टर्म्स में आप बोल सकती हैं कि मेडिकल के टर्म्स में तमाम कोर्सेज चलाए, जैसे कि हम विभिन्न बॉडी के विभिन्न पार्टों में जो रोग होते हैं उनसे निपटने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक आयुर्विज्ञान का मतलब ये है कि हमने स्वास्थ्य से संबंधित लोगों के अंदर प्रचार प्रसार किया कि भाई अच्छी आदतें डालिए, हाथ धोइए, ठीक है, ये करिए वो करिए। तो आपने देखा होगा अपने आसपास हरा भरा जो वातावरण क्रिएट करिए। ठीक है, यानी हम पेड़ पौधे लगाइए जिससे कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो। तो ये सब जो उपाय हैं ये क्यों किए गए? ये इसलिए किए गए कि भारत जो हमारे जनसंख्या स्वास्थ्य बेटर बन सके। ठीक है, तो ये सब स्वास्थ्य पर व्यय ही है। ठीक है, तो इसे देखिए नोट कर लेना, यहाँ पे नोट करके लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर सेकंड पॉइंट करके लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। ठीक है, यानी प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, देखिए टीकाकरण को हिंदी में प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान कहते हैं, ठीक है, टीकाकरण कहते हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, यानी बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, ठीक है, और सामाजिक आयुर्विज्ञान, ठीक है, यानी स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार, और इनके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, यानी कि ये स्वास्थ्य व्यय इस तरह से विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। आप स्वच्छता और पेयजल देख रहे होंगे किस तरह से स्वच्छता और पेयजल के लिए तमाम योजनाएं वगैरह चलाई जा रही हैं। ठीक है, कि लोगों को साफ जल मिले। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ बताया गया है कि फर्में अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करती हैं। इसमें फर्मों का क्या फ़ायदा होता है? देखिए एक बात आप जानते होंगे, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप एक कंपनी में जाइए, मारुति में जाइए, मारुति में आप कंपनी में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि भाई ये कंपोनेंट इस चीज़ का बिलोंग करता है, ये कंपोनेंट इस चीज़ से बिलोंग करता है, तो क्या आप वहाँ भी कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर उनका जो कर्मचारी ऑलरेडी वहाँ मौजूद है उनका सरदर्द और बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाती हैं तो कंपनी आपसे आपकी डिग्री मांगती है, यानी उन्हें डिग्री से मालूम पड़ जाता है कि बस बंदा जो है संबंधित क्षेत्र से बिलोंग करता है और संबंधित क्षेत्र का इसे अनुभव यानी किताबी अनुभव तो है ही है, अब इसे हम मेन फील्ड में लाकर इसको जो है ट्रेन करना है बस हमें। ठीक है, यानी कि आपके पास अनुभव यानी आपके पास किताबी ज्ञान तो है ही है उस चीज़ का, बस हमें रियल लाइफ में से ट्रेंड करना है। तो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में कंपनियां कुछ खर्चा उठाती हैं, कुछ खर्च करती हैं। खर्च क्यों करती हैं? ताकि खर्च इसलिए करती हैं कि भविष्य में उसका प्रतिफल उन्हें मिले। ठीक है, यानी कि वही प्रशिक्षित कर्मचारी कंपनियों को लाखों रुपए का फायदा पहुंचाएगा, इसलिए कंपनियां ट्रेन करती हैं, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। यानी इसके बदले में उनका एक उद्देश्य छुपा होता है कंपनी को कि प्रशिक्षित कर देंगे तो ये हमारे यहाँ और बेहतर से काम कर सकेगा और बेहतर तरीके से काम कर सकेगा, हमारी कंपनी के प्रोडक्शन बढ़ा सकेगा। तो इस उद्देश्य से कंपनियां जो है क्या करती हैं? प्रशिक्षित करती हैं। ठीक है, जिससे कि उनको उसका प्रतिफल वापस मिल सके। ठीक है, तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं
देखिए यहाँ पर यही कहा गया, कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन गया है। ये बात आप ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले पॉइंट में। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर पॉइंट कि व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रमोशन या पलायन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे, आप अभी वर्तमान में टीवी न्यूज चैनल वगैरह पर देखते होंगे कि भाई यूपी के इतने लेबर फंसे हुए हैं, बिहार के इतने लेबर फंसे हुए हैं। ये क्यों फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में? ठीक है, कोरोना की त्रासदी में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि संबंधित जो राज्य हैं, चाहे बिहार हो या यूपी हो, ये रोजगार सृजित करने में असफल रहे हैं। इसलिए जो यहाँ की जनता है वो अपने रोजगार की तलाश में उन्होंने किसी ने दिल्ली का रुख कर लिया, किसी ने गुजरात के सूरत का रुख कर लिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन हो रहा है, वहाँ का रुख कर लिया। ठीक है, रोजगार की तलाश में। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने मूल स्थान से आय के से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रमोशन करता है, पलायन भी करता है। ठीक है, और भारत में मोस्टली जो पलायन है वो ग्रामीण शहरों से कहाँ से होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ होता है, शहरों की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना थर्ड पॉइंट। यानी कि पलायन का मूल कारण क्या है? यानी कि अधिक आय वाले रोजगार की तलाश। ठीक है, और मेनली पलायन कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होता है। ठीक है, ये नोट करके आपने यहाँ पर लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, पलायन की तलाश में एक और पॉइंट लिखा है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में तकनीकी प्रशिक्षित तमाम तरह के अभियंता यानी कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सब अच्छे वेतनों के लिए फॉरेन वगैरह की तमाम इंस्टीट्यूट में, फॉरेन वगैरह के तमाम मेडिकल रिसर्च सेंटरों में, ठीक है, यहाँ पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? केवल वेतन के लिए। ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई भारत से ज़्यादा सुरक्षा हमारी जो अमेरिका देगा, ये देगा, वो देगा। ठीक है, यानी हर किसी का ड्रीम होता है कि भाई भारत में सैलरी मिलेगी हमें 1 लाख रुपए, अब अमेरिका में वहाँ मिलेगी हमें मिलेगी 1 लाख डॉलर, यानी कि यहाँ के मुकाबले 7 लाख रुपए हो गई वो सैलरी। ठीक है, तो ऐसे करके लोगों को जो लोक लुभावने जो होती हैं, यानी अपने ज्ञान के कौशल के दम पर लोक लुभावने पैकेज होते हैं वो आकर्षित करते हैं। तो इसलिए लोग जो होते हैं अपना देश से पलायन करके दूसरे देशों में अधिक उच्च रोजगार के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये लिखी है कि जब पलायन होता है, प्रवसन होता है, ठीक है, तो इसकी दोनों स्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं। वो हकीकत बात है। अब मान लीजिए बिहार रीजन से बिलोंग करने वाला एक कोई श्रमिक है, ठीक है, बिहार के ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाला कोई श्रमिक है। अब वो गुजरात में जाता है। अब गुजरात में तो चूंकि भोजपुरी या फिर वहाँ की जो वो गुजरात की मातृभाषा वहाँ गुजराती है, ठीक है, वहाँ तो बोली नहीं जाती बिहार वाली बोली। तो यहाँ से जाने वाला श्रमिक जो है उसके साथ कहीं ना कहीं उसे ये भी लगेगा कि हम इन सब में डिफरेंस हैं, थोड़ा बहुत उससे विभेद भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि तमाम जगह आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, फलानी जगह से फलानी जगहों को मार मार के भगाएगा, एक बाहर जैसे लेबर भगाई गई, वो लेबर भगाई गई, तो विभेद भी देखते होंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि पेट की जो भूख होती है आदमी की इतनी ज़्यादा होती है, उसे फिर ये सब चीज़ें सहन करने की आदत पड़ जाती है। फिर वो सामाजिक भेदभाव भूल जाता है, उसे लगता है कहीं पैसा मिल जाए बस हमें, वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, यानी कि वही लिखा गया है, किंतु नए स्थान पर उसकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। यानी फिर उसे सामाजिक पीड़ा, सांस्कृतिक परिवेश का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस यही लगता है कैसे भी कैसे करके हमें कमाई हमें हो। ठीक है, हमें हमारी जो छुता शांत हो, हमें 2 वक्त के लिए खाने के लिए हमें जो पैसा प्राप्त हो। ठीक है, तो सबकी फिर वही नीति बन जाती है। यानी सब लोग फिर वही भूल जाते हैं भाई हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बस पैसा मिलता रहे हमें। ठीक है, हम घर से कितनी दूर हैं, क्या है, फिर वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ठीक है, वही बात कही गई है। यानी यहाँ पर लिखा गया अतः प्रवसन पर व्यय भी मानवीय जो है पूंजी निर्माण का स्रोत है। यानी प्रवसन पर जो व्यय होता है, ठीक है, तो प्रवसन पर जो व्यय हो रहा है वो भी मानवीय पूंजी निर्माण का एक स्रोत बन गया है। यानी प्रवास करने पर जो व्यय खर्चा आता है, ठीक है, यानी प्रवास करने पर खर्चा कैसे आ रहा है कि जो परिवहन की लागत आ रही है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घुलने मिलने की लागत आ रही है, वो सब क्या है, वो सब भी एक कहीं ना एक तरीका का मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत बन गया है। तो इसे अब आप थर्ड पॉइंट में डाल लेना। ठीक है, प्रवसन पर व्यय भी मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है। आप समझ जाएंगे प्रवसन पर किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर लिख लेना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर आप लिख लेना, थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रशिक्षण की जानकारी है, ठीक है, मानव पूंजी में निवेश करने से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, यहाँ पे आप अगला पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है श्रम बाजार और अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे और ये अनुभव भी किया होगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग शिक्षित हो जाते हैं तो हम पर ये तलाशते हैं भाई कि किस सेक्टर में रोजगार ज़्यादा है, कहाँ पर रोजगार का सृजन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी किस जगह जाएँ तो भाई रोजगार हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम शिक्षित हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो हम हमारे लिए श्रम बाजार
और अन्य बाजारों के विषय में जानकारी जो है प्राप्त करना भी, ठीक है। तो इन पर हम जो खर्चा करते हैं ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो वो भी एक तरह का मानव पूंजी निर्माण है, ठीक है। तो ये सब मानव पूंजी निर्माण में ही आता है, यानी कि जो कुछ हम अपने रोजगार के लिए सृजित करने के लिए हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो सब मानव पूंजी में ही आता है। एक सीधे लाइन में समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि भौतिक पूंजी की अवधारणा और मानव पूंजी की अवधारणा में अंतर क्या है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी की जो अवधारणा है वो वैचारिक आधार पर है, मेंटली इसकी रचना होती है, ठीक है। नहीं, मानव पूंजी जो है दिमाग से या फिर अपने बुद्धिमत्ता के साथ जो है अपने दिमाग को परिमार्जित करती है, अपने कौशलों को परिमार्जित करती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना, भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर ही मानव पूंजी के वैचारिक आधार की रचना की गई है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे लिखा गया है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ये देता हूँ कि हमने कोई इंडस्ट्री बना के खड़ी करनी है, यानी हमें मान लीजिए हमें मारुति कार का प्लांट लगाना है। तो मारुति कार के प्लांट लगाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि हमने पैसा है हमारे पास अनाप शनाप और हमने लाया और लगा दिया, नहीं। हमें उसके लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, हमें उसके लिए भी मानवीय कौशल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं, मानवीय पूंजी की जरूरत पड़ेगी। वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, जो उसका खाका तैयार करेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, बताएंगे हमारे लिए ये बाजार यहाँ का सुलभ होगा, ठीक है। कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वहाँ पर जो बताएंगे हमारी सेल इस तरह से इस क्षेत्र में रहकर इस तरह से बढ़ेगी, यहाँ से हम ये बाजार कवर कर सकते हैं, इंडियन कंट्रियों को कवर कर सकते हैं। तो उस प्लांट को चलाने के लिए, यानी भौतिक पूंजी को चलाने के लिए भी आपको मानवीय पूंजी की आवश्यकता होगी, और बिना मानवीय पूंजी के भौतिक पूंजी आपकी व्यर्थ है, बेकार है। आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल एक और देता हूँ, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जाते हैं। आपने अक्सर कहानियाँ पढ़ी होंगी कि जिस समय मध्यकालीन स्थिति में हम जाते हैं कि जिस समय जो आपका आज आप देख रहे होंगे, यानी मिडिल ईस्ट है, यानी मध्यकालीन भारत के समय जो मिडिल ईस्ट वाले तमाम शासक जो थे वो बार बार बाहर आक्रमण करते थे, ठीक है, बाहर घूम रहे थे, बाहर लड़ते झगड़ रहे थे, ठीक है, दूसरे देशों में कब्जा कर रहे थे। उस टाइम पर ये मालूम ही नहीं था कि हमारे धरती के नीचे, हमारी जमीन के नीचे एक ऐसा बहुमूल्य खनिज है जिससे पूरी दुनिया का आधार बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया का एक भविष्य बदल जाएगा। और वो खनिज था पेट्रोलियम, ठीक है, जो वर्तमान में वाकई में जिसने पूरी दुनिया की आधारशिला ही बदल दी, दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, ठीक है। ये पेट्रोलियम वाकई में आप देखते होंगे, पेट्रोलियम सभी उद्योगों का आधार बन चुका है। कहीं किसी कोई भी उद्योग स्टार्ट हुए हों, सब पेट्रोलियम पर आधारित स्टार्ट हुए, ठीक है। तो जब तक उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, जब तक नॉलेज नहीं थी, तब तक वो भटकते रहे। आज देखते हैं क्या, आज आप कभी नोटिस करती हैं भाई सऊदी अरब वाले किसी और देश पर आक्रमण कर रहे हैं या फिर जा रहे हैं भाई हमें कब्जा करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है भाई हमारे यहाँ इतना बहुमूल्य खनिज संसाधन है कि दूसरे देश वाले हमसे मिन्नत मांगेंगे भाई हमें पेट्रोलियम दे दो, हमें इतने कीमत पे पेट्रोलियम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है। तो ये सब पता कैसे चला? ये उन्हें मानव पूंजी जब हमारी विकसित हुई, हम मानवीय कौशल के आधार पर हमने ये पता लगाया कि भाई ये चीज़ जमीन के अंदर उपस्थित है, इससे हमारी ये भविष्य के रूप में से ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है बहुमूल्य बन गई, ठीक है। अब वही चीज़ है हमारा जो मानवीय कौशल, अगर हम जो है मानव पूंजी हमारी विकसित नहीं हो पाती तो क्या हम उसे पता लगा पाते? नहीं लगा पाते, ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पर कही गई, यानी भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी के निर्माण के अभाव में ये भौतिक पूंजी व्यर्थ चली जाती है, ठीक है। यानी मानवीय पूंजी जो है वही भौतिक पूंजी को गति प्रदान करती है, और मानवीय पूंजी जब तक नहीं होगी तब तक भौतिक पूंजी आप यकीन मानिए वो भी डेड पड़ी रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। वही सब बात कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचारित निर्णय का परिणाम होता है, ठीक है। भौतिक पूंजी निर्माण मुख्यतः एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, वो आप जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है मानव पूंजी के निर्माण का महत्वपूर्ण भाग व्यक्ति के जीवन की उस अवधि में होता है जब वह यह निर्णय लेने में असमर्थ होता है कि क्या वह अपनी आमदनी का अधिकतम कर पाएगा या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मानव पूंजी के संदर्भ में ये बताया गया है कि मानव पूंजी का निर्माण तब होता है कि मानव पूंजी की जब निर्माण तब होता है यानी व्यक्ति शिक्षित हो जाए, ठीक है, और उसके बाद उसे लगना लगे कि भाई भविष्य में हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस ओर हमें क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर निर्णय लेता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब वो अपने मानवीय कौशल जो है, अपनी जो बौद्धिक कौशल है उनको और निखारता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये मानवीय पूंजी के लिए इसके निर्माण का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि मानव पूंजी को निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, और ये सुविचारित निर्णय का प्रतिफल है। ये सब वही बातें हैं घुमा फिरा कर कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, क्या क्या है, यानी ये वाली लाइन आप ऐड कर लेना 5वां पॉइंट करके, ठीक है, कि मानव पूंजी निर्माण आंशिक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि आप समाज से कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे शिक्षा भी वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, स्वास्थ्य भी एक सामाजिक प्रक्रिया मान सकते हैं, और प्रशिक्षण भी एक सामाजिक प्रक्रिया ही है, यानी समाज से ही हम सीखते हैं, ठीक है।
तो पांचवा पॉइंट ये ऐड कर लेना आप अपने जो अभी आपने चौथा पॉइंट लिखा था उसके बाद, ठीक है, आपने नोट कर लिया हो। अब देखिए मानव पूंजी जो होती है, इसमें लिख लेना पांचवें का सब पॉइंट, ये अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, यानी कि ये जो है यानी मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क में रच बस जाती है, ठीक है। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने तो मुझे भी नहीं देखा है, ठीक है। आप में से तमाम लोग बोलते हैं सर आप अपने चेहरा दिखाइए, मेरा चेहरा दिखने से क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरा ज्ञान है उसका आप इस्तेमाल करके अपना ज्ञान पर जो बढ़ा रहे हैं, यही आपके लिए काफ़ी है। तो ये आपको दिखाई थोड़ी नहीं दे रही है, यानी कि मैं भी एक मानवीय पूंजी मान लो, ठीक है। आप लोग तैयार हो रहे हैं एक मानवीय पूंजी के रूप में, आप भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई दिखाई थोड़ी ना दे रही है कि सर के अंदर कितना ज्ञान है क्या नहीं है। हो सकता है मैं कभी आपको मिलूँ मार्केट में, आप मुझे पहचान भी ना पाएँ, ठीक है। अब आप तब क्या पहचानेंगे जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या फिर मैं आपको अपना लेक्चर सुना रहा हूँ, तब आप मुझे पहचानेंगे। तो ये दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, यानी मानवीय पूंजी अदृश्य होती है, ठीक है। ये धारक के शरीर और मस्तिष्क में रची बची होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और कही गई है, भौतिक पूंजी का तो पृथक्करण संभव है। भौतिक पूंजी को तो हो सकता है भाई हम हस्तांतरित कर दें कि भाई फलाने व्यक्ति को हमने लेकर इतने रुपए ले लिए बेच दिया, फलाने व्यक्ति को लेकर इतने बेच दिया, लेकिन मानव की जो पूंजी है उसका स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं होता। यानी ऐसा थोड़ी ना है कोई हमसे पैसे लेकर कहेगा कि मयंक सर अपना दिमाग बेच दीजिए, नहीं बेच पाएंगे हम, ठीक है। यानी हमसे अलग होगा ही नहीं, यानी हमारे अंदर जो कौशल निहित है, हमारे अंदर जो ज्ञान निहित है वो तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आपने पांचवें के दोनों सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कुछ कहा गया है, जैसे कहा गया है कि किसी यानी कि समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजियों में मूल्य ह्रास होता है। ये बात हकीकत है, यानी भौतिक पूंजी में भी जब निरंतर चलती रहेगी तो वहाँ की मशीनरी कुछ ना कुछ घसेगी, वैसे ही मानवीय पूंजी भी कभी कभी इसमें ह्रास होता है। ह्रास कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, ह्रास ऐसे होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ यानी कि हमारे यहाँ जो बस कंडक्टर वगैरह जो होते हैं, उस समय जो डिजिटल वाली जो टिकट मशीन आई थी, ठीक है, तो उस समय तमाम जो बस कंडक्टर वगैरह आते जिन्होंने लगभग अपनी पूरी जॉब पूरी करने वाले थे, 58 59 के समथिंग थे, तो उन्हें बड़ा दिक्कतें आ रही थी, एडजस्ट होने में, उस नए माहौल में समायोजित होने में, नया कौशल अर्जित करने में। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरकार से दरख्वास्त गुहार लगाई कि हमें जो पुराना वाला सिस्टम था पर्ची देने वाला, भाई हम तो जारी रखेंगे, क्योंकि अब हम रिटायर होने वाले हैं, हम क्या करेंगे सीख के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी परिवर्तन जब होगा तो मानव पूंजी भी है। मानव पूंजी जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे माता पिता वगैरह जो हैं, यानी कि आप अगर बात करें, यानी कि अगर मॉडर्न माता पिता आपके हैं तो अलग बात है, यानी कि पुराने थोड़े ग्रामीण टाइप के हैं तो अगर आप बात करें उनकी, तो आप लोग देख रहे होंगे आप डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या वही उन्होंने कल्पना कभी की होगी कि डिजिटल तरीके से जो यहाँ पर शिक्षण के कार्य भी संपादित होंगे, ठीक है, भविष्य में नहीं की होगी कल्पना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा तमाम ऐसे अध्यापक नहीं हैं, तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन तकनीकी के अभाव में, प्रशिक्षण के अभाव में, नए कौशल के अभाव में वो लोग बेकार है, उनका ज्ञान लोगों अपने ज्ञान को पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं लोगों तक, ठीक है। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि वो नई जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी है उससे अवगत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि आयु के साथ साथ, यानी कि एक सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो आयु के साथ साथ चलती है। एक लिमिट के बाद आदमी सीख नहीं पाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर छठा पॉइंट आप नोट कर लेना कि समय के साथ साथ दोनों ही प्रकार की पूंजी में मूल्य ह्रास होता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, किसी मशीन के निरंतर प्रयोग से वह घिस जाती है और प्रौद्योगिक परिवर्तन उसे पुराना घोषित कर देता है, ठीक है। अगला सब पॉइंट, मानव पूंजी के में आयु के अनुसार कुछ ह्रास आता है, ठीक है, लेकिन शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं से उस सेवाओं में निरंतर निवेश से ह्रास को काफी सीमा तक निराकरण उसका हो सकता है, ऐसे करके लिख लेना ये, ठीक है। तो ये आपने देख लिए यहाँ पे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, यहाँ पर अगली हेडिंग ये है कि मानव पूंजी को कैसे हम इससे राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने दिया था वहाँ पे क्लास 9th में, जापान का। जापान के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि आपने ये भी पढ़ा था कि कोई भी देश तब उतना धनी माना जाता है जब उसके पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद हों, और हमारे पास सारे तरह के संसाधन मौजूद हैं। प्राकृतिक संसाधन भी है हमारे पास भरपूर तरीके से, हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन जापान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पूरा द्वीपीय देश है, जापान के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो जापान ने क्या किया? जापान ने अपने यहाँ की जो जनता थी, जापान ने अपने यहाँ के जो लोग थे, उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया, तकनीकी रूप से उन्हें उच्च ज्ञान, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल प्रदान किया। और आज आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि जापान एक ऐसा देश है जिसके पास लगातार भूकंप आते रहते हैं, हर साल मतलब बड़े से बड़े भूकंप आते हैं, और ऐसे भूकंपों के बावजूद भी एक जो है विकसित देश बना हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि जापान ने अपना जो नेशनल हाईवे था, वो टूटा हुआ हाईवे भूकंप के बाद उसे 24 दिन में रिपेयर कर दिया था, ठीक है। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी, दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने, दुनिया के आर्किटेक्ट के सामने, दुनिया के लोगों के सामने जापान जैसे देश ने अपना जो नेशनल हाईवे था
हजारों किलोमीटर लंबा, उसको 24 दिन में रिपेयर कर दिया। भूकंप में पूरा ध्वस्त हो चुका था, उसे 24 दिन में रिपेयर कर दिया। क्या भारत में ऐसा पॉसिबल था? नहीं था, क्योंकि भारत में आप जानते हैं लोगों की रवैया क्या है, ठीक है। तो ये हुआ कैसे? वहाँ के लोगों के उच्च शिक्षा की वजह से, अच्छा प्रशिक्षण की वजह से, कौशल की वजह से, ठीक है, तभी तो वो ऐसा कर पाए। तो वो आज जो है जापान जो है अपने तकनीकी प्रशिक्षण कौशल की वजह से पहचाना जाता है, ठीक है। आपने देखा हुआ, जगह देखा होगा, जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ, निर्मित जापानी टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, वो बना हुआ है। तो आज वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने ज्ञान को तमाम उत्पादों के जरिए बेच रहे हैं, तमाम उत्पादों के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उससे पैसे अर्जित कर रहे हैं और अपनी जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ये कि यहाँ पर इसमें नोट कर लेना है, इसमें मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में पहला पॉइंट, एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, और इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट नोट कर लेना कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ जो होता है वो देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही सब बातें लिखी गई हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, तो ऐसे करके जो प्रोडक्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। वही सब बातें यहीं पर यहाँ पर भी कही गई हैं, यानी कोई नई बात यहाँ पर नहीं कही गई है, वही सब बातें कही गई हैं। यहाँ पर वही बात कही, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवचन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति के उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है, यह हकीकत बात है, ठीक है। यानी कार्यस्थल के दौरान प्रशिक्षण किसी को किया जाए, श्रम बाजार की उसे जानकारी दी जाए कि भाई कहाँ पर आप जाइए, आपको जो कौशल निहित है आपके अंदर, उस कौशल से रिलेटेड जो कार्य है वो फलानी जगह पर हो रहा है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा तमाम अपने सॉफ्टवेयर कंपनियां वगैरह जाएं, वो सब पुणे वगैरह, बेंगलोर वगैरह में स्थित हैं, तो मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो दक्षिण भारत में जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यानी आपको पता है श्रम बाजार हमारा कहाँ है, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ रोजगार मिल जाएगा, हमारे अंदर जो कौशल निहित है उसके आधार पर हम कहाँ रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तो आप वो ढूंढ पाते हैं, ठीक है। तो वही बात कही गई है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी ने न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। ये हकीकत बात है। यानी कि मानव की संवर्धित उत्पादकता कब होगी? जब वो स्वस्थ होगा, ठीक है, उसे अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तभी तो संवर्धित उत्पादकता उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो उत्पादकता जो बढ़ती है तो वो हमेशा परिवर्तन जो होते हैं, ठीक है, यानी परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को भी सीखती है, ठीक है। यानी जब उत्पादकता बढ़ेगी, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तब आप नया तकनीकी ज्ञान सीख पाएंगे, नया चीज़ों के प्रति जो जागरूक हो पाएंगे। जैसे मुझे ही देख लीजिए, ठीक है, मुझे कभी यूट्यूब के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, भाई कैसे वीडियो बनेगा, कैसे अपलोड होगा, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। लेकिन आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने परिणाम है, आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं। क्या मयंक सर की 2 साल पहले की पुरानी जो वीडियो है और आज की वीडियो में बोलने का लहजा क्या वही है? क्या वही आवाज़ है? क्या आवाज़ में कोई परिवर्तन आया है? या फ्लुएंसी जो बोलने की उसमें परिवर्तन आया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे। यानी कि किसी आदमी के अंदर सीखने की इच्छा, ललक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो वो नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लेना अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट करके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये नोट कर लेना कि शिक्षा जो है समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा, ठीक है, इसके जरिए आप समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यानी आपने सेकंड और थर्ड पॉइंट इसमें नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मानव पूंजी, यानी कि जैसे जैसे हम अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, उच्च कौशल का प्रयोग करेंगे, किसी कंपनी में रहकर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, कंपनी को लाभ पहुंचाएंगे, तो यकीन मानिए जब कंपनी आर्थिक रूप से वृद्धि करेगी तो देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। आपको अगर रोजगार मिलेगा, आप अपने रोजगार के साधन जुटा पाएंगे, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे, तो अपने आप जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मानवीय पूंजी है उसका राष्ट्र की जीडीपी से, यानी सकल वृद्धि से, ठीक है, संबंध होता है, ठीक है। यहाँ पर वही बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। ऐसा क्यों है? यानी हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, यानी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं, विकासशील देश हैं, यहाँ पर मानव पूंजी जो है इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यानी हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन आप देख नहीं रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कर करके लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, MBA करके लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ आधारिक संरचना जिसे हम बोलते हैं वो स्ट्रांग नहीं है। यानी इतनी बड़ी पूंजी को हम कहाँ इसका सदुच्चय जो है अच्छा खासा उद्देश्य करें, एक सदुच्चय में लगाएं, ठीक है, यानी इसका अच्छे उद्देश्य में लगाएं ऐसे, तो वो चीज़ें हमारे पास आधारिक संरचना नहीं है। आधारिक संरचना के अभाव में हमारी जो बहुत बड़ी विशाल मानव पूंजी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेरोजगार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है, ठीक
ठीक है। यानी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ आधारिक संरचना का अभाव है। आधारिक संरचना का अभाव होने की वजह से हमारे यहाँ जो है हमारी वास्तविक आय है, प्रत्यक्ष आय वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और चूंकि हमारे यहाँ संसाधन वगैरह हैं वो आप देख रहे होंगे कुछ व्यक्तियों तक संकेंद्रित होकर रह गए हैं, तो कुछ व्यक्तियों की जो आय है वही देश की जीडीपी को बढ़ा रही है। यानी कि देश के 5 से 6% लोग हैं, 5 से 6% कंपनियां हैं, उनकी जो सकल जो घरेलू यानी उनकी जो आय है वही देश की जीडीपी बढ़ाने में काफ़ी है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ एक 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। तो इस पंचवर्षीय योजना में साफ साफ ये कहा गया था कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में, ठीक है, विशेष रूप से मानव संसाधनों, मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास के युक्त में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। यानी हमारे यहाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी पर जो काम करने की बात कही गई थी। आप एक तरह से ये लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मानवीय पूंजी को पहचानने, परखने, उसमें निवेश करने की जो बात पहली बार कही गई वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट तरीके से कही गई, उसके उद्देश्य में कही गई, ठीक है। तो वो बात आप यहाँ पर लिख लेना। आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर आप बता पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यह आर्थिक सर्वेक्षण है विभिन्न वर्षों के लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार का, ठीक है। यानी कि हमारी 1951 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 7,651 थी, औसत रूप में हम नाप रहे हैं, ठीक है। 1981 में 12,174 हो गई। वर्तमान में ये है कितनी है, 77,803 है 2015-16 के अकॉर्डिंग। अशोधित मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या में हमारे यहाँ कितने मरने वाले थे, यानी कि 1000 हम बता रहे हैं यहाँ पे, उस समय 25.1 लोग मर रहे थे, ठीक है। अब चूंकि हमारे यहाँ उस समय स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं थी, आपने देखा होगा कि तमाम बीमारियों के चक्कर में पहली बार हॉस्पिटल होते नहीं थे, डॉक्टर ना के बराबर थे, ठीक है, लोगों को इलाज नहीं मिल पाता था, तो ऐसे में लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाएं चूंकि बेहतर हैं तो आप देख रहे होंगे मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। अब प्रति 1000 जनसंख्या पे 6.4% लोग मर रहे हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर यानी कि हमारी तब 140 थी 1951 के दौरान, ठीक है, अब वर्तमान में 34 रह गई है। यानी 140 जब थी हमारी शिशु मृत्यु दर, अब वर्तमान में 134 रह गई है। वहीं जीवन प्रत्याशा देख पा रहे होंगे कि जब आज़ादी के समय हमारे 1951 में एक पुरुष जो था वो 37.2 साल जीवित रहता था, ठीक है, औसत रूप में, और अभी उसकी पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है 67 साल है। महिला उस समय जो थी 36.2 थी जीवन प्रत्याशा, अब महिला की कितनी 70 वर्ष है, यानी महिला की जीवन प्रत्याशा पुरुष से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। देखिए आप ये टेबल जो है, इस टेबल को आप लिख लीजिए, मेरा मानना ये है, ठीक है। और टेबल में आप ये और ये वाला कंपैरिजन, ये वाला नोट कर लेना, यानी ये 1951 और 2015-16 वाला। वर्तमान में आपके लिए यही आंकड़े आपके काम आएंगे, ठीक है। यानी ये आंकड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है, इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब आप इकोनॉमी से रिलेटेड कोई निबंध या आर्टिकल वगैरह लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है, तब आपको मेंशन करना पड़ता है कि हमने कितना सुधार किया, कितने हमने जो हमने कदम उठाए थे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारी भारत की जनता को सशक्त बनाने के लिए, वो कितने कारगर रहे हैं। तो उस संदर्भ में आपको ये सब चीज़ें मेंशन करने पड़ती हैं कि हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर 1951 में क्या थी, वर्तमान में हम कहाँ पहुँच गए हैं। औसत जीवन प्रत्याशा हमारे यहाँ 69 साल लगभग हो गई है, ठीक है, तब हमारे यहाँ कितनी थी, पुरुष की कितनी थी, स्त्री की कितनी थी। तो ये आंकड़े आपको मेंशन करने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है पिछली सरकारों में इतनी रही है, पिछले वर्षों में इतनी रही है, वर्तमान में ये है, ठीक है। तो तब अगर ये आप आंकड़े मेंशन करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो क्वेश्चन जो आपका आंसर दे रहे होंगे वो प्रभावी बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए मेंशन करने पड़ती हैं। तो आपने लिख लिए होंगे शायद ये टेबल बनाकर 81, 91, 2001 के छोड़ देना, केवल 1951, 2015-16 के लिख लेना आप, ठीक है। साक्षरता दर की बात कही गई है वहीं पर कि हमारे यहाँ 1951 में 16.67% साक्षर थे, अभी पूरे भारत में 76% लोग साक्षर हैं, 100% वैसे महिला पुरुष दोनों, ठीक है, मिलाकर। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए मानव पूंजी के संदर्भ में हमारे यहाँ विभिन्न जो संस्थाएं हैं विदेश की, उन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ कहा है, ठीक है। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अपनी अपनी बातों में कहा है, अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर एक वक्तव्य ये है कि यहाँ पर एक ड्यूश नामक एक जर्मनी का एक बैंक है, इसने अपनी विश्व स्तरीय समृद्धि केंद्र यानी ग्लोबल ग्रोन सेंटर नामक रिपोर्ट, ठीक है, जो कि 1/7 सन 2005 में ये आई थी, इसमें ये कहा था इन्होंने कि भारत 2020 तक विश्व के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा। ये आप छठा पॉइंट नोट कर लेना है। देखिए ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिपोर्ट्स में लिखे हुए कथोपकथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी किन किन रिपोर्ट्स ने संभावना व्यक्त की थी, किन किन रिपोर्ट्स ने ये पहले ही बता दिया था, हमारे भारत के बारे में प्रेडिक्शन कर दिया था, ठीक, पूर्वानुमान लगा दिया था कि भारत की जनसंख्या के साथ अगर हम ये चीज़ें निवेश कर दें तो बाकी भारत की स्थिति सुधर जाएगी, भारत विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए कुछ लोगों ने मुझसे सजेशन मांगा कि सर आप इतनी किताब नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मेंस में आंसर लिखेंगे वहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, आप बतानी पड़ेंगी, भाई ये रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था भारत के बारे में, यही इसके बारे में भारत में पूर्वानुमान पहले ही कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी वहाँ पर आपको। तो आप ये छठा पॉइंट लिख लेना।
इसके अलावा आपकी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने एक ताज़ा रिपोर्ट और दी थी अपनी, ठीक है। भारत, इसकी रिपोर्ट का नाम था, मतलब रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था भारत, यहाँ पे ऊपर भारत, और ये था भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था, शक्तियाँ और अवसरों का सदुपयोग, यानी इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी लेवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें ये कहा है इसने कि भारत अपने आप को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है यदि यह भी उतने ज्ञान का प्रयोग करे जितना आयरलैंड करता है। यानी कि ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। 7वां पॉइंट आप नोट कर लेना, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट जो भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था शक्तियों का अवसरों का सदुपयोग है, इसमें ये साफ साफ कहा है कि हमारा भारत अगर आयरलैंड जैसे ज्ञान का प्रयोग करे तो यकीन मानिए हम जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके भारत भी हम अर्थव्यवस्था में एक अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचा सकता है। यानी आयरलैंड जो है विश्व में ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बात निकल के आई गई है, यहाँ पर नहीं आयरलैंड, इसी में सब पॉइंट लिख लेना, इसी में ही साथ में कि आयरलैंड को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। सबसे ज़्यादा अपने ज्ञान का प्रयोग करने वाला देश आयरलैंड ही है, ठीक है। अगर हम इस तरह से अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो निश्चित ही भारत की प्रति व्यक्ति आय 2020 में जो वर्तमान अनुमान है यानी कि $1000 प्रति व्यक्ति कमाता है साल में, ठीक है, ये बढ़कर $3000 हो सकती है। यानी अमूमन आप लगा सकती हैं कि एक व्यक्ति सालाना तौर पर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमारे भारत में कितना कमा रहा है, 70,000 रुपये, ठीक है, 70,000 रुपये कमा रहा है। अगर डॉलर के 70 का हमने एक एवरेज लेके चले हैं, ठीक है। अभी ये मत कहना 76 रुपये चल रहा है डॉलर या 76 से कम चल रहा है। डॉलर जो होता है फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। आपको पता होगा डॉलर की तुलना में रुपया फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे ज़्यादा रहता है। तो हमने एक अनुमान लगा लिया है 70 रुपये चल रहा है एवरेज के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर 2020 तक इसने अपनी स्थिति सुधारी तो हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आया सालाना तौर पर वो लगभग 2,10,000 रुपये पहुँच जाएगी, ठीक है। यानी 2,10,000 रुपये तक हमारी आय जो है पहुँच जाएगी सालाना आय, ठीक है। यानी $3,000 पहुंच जाएगी। तो ये बात यहाँ पर आप मेंशन कर लेना, लिख भी लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों ही रिपोर्टें कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि हमारा देश जो अगर मानव पूंजी निर्माण करेगा तो वाकई में अर्थव्यवस्था को आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। तो हकीकत बात है, ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। आपने ये एक चीज़ और पढ़ी होगी आपने कि विदेशों वगैरह में हमारे यहाँ से बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे हमारे यहाँ जो मिस्त्री या फिर मजदूर वगैरह होते हैं प्रशिक्षित, ठीक है, कौशल वाले, वो ले जाए जाते हैं। क्यों ले जाए जाते हैं? क्योंकि विदेशों में जनसंख्या का अभाव है। आपने देखा होगा सऊदी अरबिया वगैरह जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्री हैं, वहाँ पे खास करके लेबर के लिए तमाम जो मिस्त्री वगैरह के काम जो होते हैं, राजमिस्त्री वगैरह वाले, उनके लिए हमारे यहाँ से भारत की लेबर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का अभाव है और चूँकि हमारे यहाँ के लोग वो कौशल रखते हैं, यानी योग्यता रखते हैं, इसलिए वो ले जाए जाते हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए अगर हम ऐसे ही अपने यहाँ की जनसंख्या और प्रशिक्षित करें तो हो सकता है भाई जनसंख्या जो है समूचे विश्व में फैल जाए, ठीक है, समूचे विश्व में फैलकर अपना जो योगदान दे, ठीक है, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्माण करे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में साफ साफ कही गई हैं, दोनों रिपोर्टों में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है, एक अगला पॉइंट है यानी अगली हेडिंग है मानव पूंजी और मानव विकास। यानी इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों की अवधारणा में अंतर क्या है, किस तरह से इनमें विभेद करेंगे मानव पूंजी में और मानवीय विकास में। देखिए मानव पूंजी की जो अवधारणा है एक तरह से आर्थिक उद्देश्य को पूरा करती है, ठीक है, और वहीं जो मानव विकास की अवधारणा जो है, मानव विकास का जो उद्देश्य है वो एक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, सामाजिक अवधारणा को पूरा करता है, सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है, सामाजिक विकास की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी जहाँ पर मानव पूंजी हमारी जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। यानी मानव पूंजी में ये कहा गया है कि मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। वहीं जो मानव विकास है, ठीक है, ये इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये मानव कल्याण के लिए एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जब लोगों में लिखने पढ़ने और सुदीर्घ स्वास्थ्य जीवन यापन करने की क्षमता आती है तभी वे ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो सकेंगे जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी मानव विकास का अर्थ यही है, सामाजिक अर्थों में ये विकास का अर्थ ये है कि भाई जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब लोग जान जाएंगे कि भाई हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग करके हमारे पास हम ये चीज़ें अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, तो उस अर्जन के फलस्वरूप वो अपना एक स्टेटस या अपना एक दायरा बना सकेंगे, ठीक है, यानी अपना एक विकास के दायरे में उन्हें लाके खड़ा कर सकेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से हम जीवन यापन कर सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी रहेंगी, ये चीज़ें हमारे लिए बुरी रहेंगी, ये अच्छाई और बुराई के बारे में डिफरेंस कर सकेंगे वो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मानवीय विकास का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं
कहीं सामाजिक उद्देश्य भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जबकि मानव पूंजी में सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम दोनों में डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं कि मानव पूंजी में सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक उद्देश्य है, ठीक है, लेकिन मानवीय विकास में आर्थिक के साथ साथ सामाजिक उद्देश्य भी जुड़ गया है। सामाजिक उद्देश्य यही है कि भाई जब हमारा विकास हो जाएगा, हमारे समाज में हमारा क्या स्थान होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से हमारे आसपास के लोग हमें से बिहेव करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, पहले का सब पॉइंट यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ये नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। ठीक है, यानी किसी साध्य को प्राप्त करने का केवल और साधन है मानव की पूंजी जो है। ठीक है, किसी विशिष्ट कौशल को प्राप्त करने का, ठीक है, साधन मात्र है। ठीक है, और यही साध्य जो होता है उत्पादकता में वृद्धि करता है, जबकि मानवीय विकास में जो है मानव स्वयं में एक साध्य है। ठीक है, मानव में एक स्वयं में एक साध्य है। स्वयं में साध्य का मतलब ये है कि भाई मानवीय विकास हो जाएगा तो आज जो विभेद देख रहे होंगे समाज में, स्त्री पुरुष में विभेद हो रहा है, ठीक है, यानी कि जेंडर गैप वगैरह जो आप देख रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे जब हमारा विकास होगा तो। ठीक है, तो वो हमारा मानवीय विकास जो है कहीं ना कहीं एक सामाजिक अवधारणा भी इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम और आसान शब्दों में कहें तो वही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जो हेडिंग है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से मूल रूप से आपका चैप्टर जो है कहा जाए तो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले जो थी वो आप भूमिका समझ सकते हैं या फिर जो आपका एक माइंड मेकअप बनाने की वो थी पूरी स्ट्रेटेजी, वो आपने ऊपर देख ली। ठीक है, अब देखिए भारत में मानव पूंजी निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत एक संघीय देश है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, संघीय देश में केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, ये सब चीज़ें आती हैं, तो सभी को अपने अपने स्तर पर दायित्व सौंपे गए हैं ताकि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेवाएं, सुविधाएं बेहतर बन सकें। ठीक है, तो इन पर तीनों ही लोग, यानी तीनों तरह के जो हमारे हैं, यानी कि हमारे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और निगम स्तर पर, ठीक है, चाहे आपके स्थानीय निकायों में नगर निगम हो, ग्राम पंचायतों, जो भी हो, ठीक है, सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। यानी हमारी संघीय प्रणाली में सब लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ये बात अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर वही बात कही गई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है, ये हकीकत बात है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल क्या करती है, निजी कुछ पर्सनल लाभ भी होते हैं, सामाजिक लाभ भी होते हैं। इसी वजह से इसका कारण यानी सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल वगैरह हैं, शिक्षण संस्थान वगैरह हैं, तमाम प्राइवेट वगैरह का भी उदय हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये निजी लाभ भी तो इनसे होता ही होता है और सामाजिक लाभ भी होता है, इसलिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें जो है सार्वजनिक संस्थाओं का और निजी संस्थाओं का भी यहाँ पे अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना आप। देखिए यहाँ पर नोट कर लेना पहला पॉइंट कि भारत के संविधान ने, ठीक है, सभी स्तर के, यानी ब्रैकेट में लेना केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी, ठीक है, ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। ठीक है, तीनों ही स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है, ये नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी में सेकंड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सामाजिक लाभों को उत्पन्न करती है, इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। ठीक है, यानी कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो है इसके निजी खुद के तो फायदे होते ही होते हैं और समाज स्तर पर भी फायदे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट की संस्थाओं के अलावा प्राइवेट संस्थाओं का भी यहाँ पर बोलबाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, इन परिस्थितियों में, देखिए मैं बता रहा हूँ लाइन, इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं और उनका शोषण करती हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों की बात, अपने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं उनके बारे में नहीं मालूम है, तो इस वजह से क्या होता है कि तमाम जो संस्थाएं हैं प्राइवेट तौर पर खुल गई हैं, जो शिक्षा सेवाएं दे रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवा रही हैं, वो तरह तरह से लोगों का शोषण करती हैं और उस पर अपना एकाधिकार टाइप जमा लिया है। अब जैसे आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ MBBS वगैरह के लिए जो प्राइवेट संस्थान है, चूँकि गवर्नमेंट सीट्स जो हैं निर्धारित हैं और कुछ प्राइवेट संस्थान जो हैं जो कि पीजे से जो है डोनेशन वगैरह के माध्यम से MBBS पर करवाते हैं, तो करोड़ों रुपए वसूलते हैं। ठीक है, वो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट वाला स्ट्रक्चर जो है, गवर्नमेंट जो आधारिक संरचना जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाई है MBBS की डिग्री के संदर्भ में। ठीक है, इतने यार संस्थान है नहीं, इतनी यार सीटें हैं नहीं, तो ऐसे हम प्राइवेट वाले अपनी मनमानी चलाते हैं। ठीक है, तो ये यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, यानी कि लोगों को अपने अधिकारों, गुणवत्ताओं और इन सब का ज्ञान नहीं है।
ठीक है। इस वजह से इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर ये सब लोग इन पर एकाधिकार समझने लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा, आगे थर्ड पॉइंट यहाँ पर है। देखिए भारत में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत संघ और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसे कहते हैं, इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ये आती है, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। यानी कि आपके शिक्षा से संबंधित कौन कौन से आते हैं, ठीक है। शिक्षा के संबंधित शिक्षा मंत्रालय, संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है, ये आते हैं। और वहीं आपका स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, आपका संघ और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, विभिन्न संस्थानों के स्वास्थ्य विभाग आते हैं, और आईसीएमआर जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहा जाता है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है, तो ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है, यानी भारत में ये संस्थाएं जो प्रतिबद्ध हैं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, ये संस्थाएं जो आपके सामने जिक्र किया है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी हमारे यहाँ शिक्षा पर वर्तमान में कितना व्यय कर रही है सरकार, यानी अपनी जीडीपी का कितना व्यय होता है शिक्षा पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए इस पर जो व्यय हैं इसको दो प्रकार से व्यक्त करेंगे, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक तो है कुल सरकारी व्यय में इसका प्रतिशत कितना है, ठीक है, यानी कुल सरकारी व्यय इसका प्रतिशत देखेंगे, और एक तो देखेंगे जीडीपी उत्पाद में इसका प्रतिशत कितना है, ठीक है। दो हिसाब से व्यक्त किया जाएगा, यानी कुल सरकारी रूप में कितनी मदद मिल रही है उसका प्रतिशत कितना है, दूसरी बात जीडीपी में इसका योगदान कितना है, इस पर जो व्यय किया जाने वाली राशि है उसका जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कुल जो आपका सरकारी व्यय है ये शिक्षा पर व्यय का जो प्रतिशत सरकारी योजनाओं शिक्षा के महत्व का सूचक है, ठीक है। और वहीं सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षिक व्यय का प्रतिशत यह व्यक्त करता है कि हमारी आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं इसमें सकल घरेलू उत्पाद और इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1952 से लेकर 2014 के बीच की, ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेकंड पॉइंट नोट कर लेना कि 1952 से 2014 के बीच हमारे यहाँ, ठीक है, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय 7.92% से बढ़कर 15.7% हो गया, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पहले धन मिलता था उसकी तुलना में अब उसका प्रतिशत कितना बढ़ गया, 15.7% बढ़ गया। और जीडीपी में जो हमारे यहाँ व्यय होता था, ठीक है, जीडीपी में इसका प्रतिशत जो था हमारे यहाँ, यानी पहले हमारे यहाँ इस पर जो व्यय होता था शिक्षा पर वो 0.64% होता था, यानी टोटल जीडीपी का 0.67% व्यय होता था, जो कि अब बढ़कर जीडीपी का 4.13% हो गया है वर्तमान मौजूदा हालात में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ अगर हम शिक्षा पर व्यय की बात करें तो हमारे शिक्षा जो है तीन, यानी कि शिक्षा का जो है एक तो प्राथमिक शिक्षा है जिसमें 1 से 8 तक वाली शिक्षा आती है, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा आ जाती है, ठीक है, जिसमें आपके जो उच्च श्रेणी के शैक्षिक संस्थान हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमारे यहाँ कुल शिक्षा का व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है, यानी 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। और आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि सबसे बुरा हाल जो है 1 से 8 तक वालों का ही है, ठीक है, यानी सबसे बुरा हाल जो प्राथमिक शिक्षा का ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें नोट कर लेना कि सेकंड पॉइंट का उच्चतर तृतीयक शैक्षिक संस्थाओं, ठीक है, या उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय आदि पर होने वाला व्यय ये सबसे कम है, ये नोट कर लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बोल रहे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। ये सेकंड का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर राज्यवार स्थिति दिखाई गई है, राज्यवार स्थिति यहाँ पे एक कंपेयर किया गया है कि वर्ष 2014-15 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। यानी कि पहले राज्यों में अगर हम स्थिति राज्यों की बात करें तो राज्यों और राज्यों की बात करें तो एक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, इसमें 34,651 एक पर बच्चे पर खर्च हो रहा है उच्च स्तर पर, ठीक है। और वहीं अगर हम यहाँ पर बिहार की बात करें तो बिहार में एक उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बच्चे पर 4,088 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े हैं यहाँ पर वित्त मंत्रालय के यहाँ पर, यानी कि ठीक है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। तो यहाँ थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना कि वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय पर राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है, जहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च स्तर है, यानी हिमाचल प्रदेश में इसके उच्च स्तर पर खर्च हो रहा है एक विद्यार्थी प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी पर, ठीक है। वहीं बिहार में 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनके पर एक बच्चे का खर्चा 4,088 रुपये है सालाना, ठीक है। तो ये अंतर यहाँ पर निकल के आ रहा है।
तो ये क्यों है? क्योंकि उनका रुचि नहीं दिखा रहे हैं शिक्षा के प्रति, प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे हैं राज्य अपनी। ठीक है, देखिए ये सब जो आंकड़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, क्योंकि ये जब आंकड़े जब आप लिखेंगे ना और आप जब बताएंगे तो वाकई में सामने वाला भी सुनकर दंग रह जाएगा, हाँ ये हाल है हमारे देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 50 साल पहले जो हमारे यहाँ एक नियुक्त था शिक्षा आयोग, इसने ये सिफारिश की थी, ठीक है, कि देश का जो जीडीपी है इसका कम से कम 6% जो शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में अभी वर्तमान में उतना हो नहीं रहा है। 4 आप देख पा रहे हैं कितना हो पा रहा है कि हमारे 4.13% जीडीपी मात्र खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि 50 वर्ष पूर्व 64-66, ठीक है, नियुक्त शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में, ठीक है, सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, खर्च किया जाना चाहिए या किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट नोट कर लिया होगा। पांचवा पॉइंट, अब देखिए वर्ष 2009 में आपको पता होगा भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन, RTE जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये कानून बनाया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इसके अलावा मौलिक अधिकारों में आपका आर्टिकल 21A इस बात की गवाही देता है कि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। ठीक है, मौलिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, इससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं आप किसी को। ठीक है, तो ये बात भी कही गई है यहाँ पर। तो आप ये सब चीज़ें पढ़कर आए हैं ऑलरेडी संविधान वगैरह में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समिति बनी थी 1998 में जिसका नाम था मजूमदार समिति, तापस मजूमदार। ठीक है, इन्होंने ये अनुमान लगाया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों की स्कूली शिक्षा, ठीक है, व्यवस्था में शामिल करने के लिए 98 से 99 से लेकर 2000 से लेकर 2007 तक 10 वर्षों की अवधि में 1.3 लाख करोड़ रुपए हमें व्यय करना होगा। यानी तापस मजूमदार समिति बनी थी। इस समिति ने यह कहा था कि हमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा पर व्यय करने के लिए हमें 1998-99 से लेकर 2000 से लेकर 2007 तक लगभग 10 सालों के बीच में लगभग हमें 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करना होगा। ठीक है, यानी कि लगभग अपनी जीडीपी का यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे बात भी कही है, इस सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में ये वांछित अनुमान जो है 4% से कम रहा। यानी इतनी बात इन्होंने कही थी, मजूमदार जो समिति थी बनी थी इसने, ठीक है, तापस मजूमदार समिति ने, लेकिन हुआ नहीं इतना। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप नोट कर लेना। देखिए सब ये आंकड़े वाले पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यही है कि 1998 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए, ठीक है, सभी बच्चों को यानी कि शिक्षा के दायरे में अगर लेके आएंगे तो उसके लिए हमें कितना खर्च करना पड़ेगा? 1.3 लाख करोड़ रुपए इतने साल से लेकर इतने साल के मत खर्च करना होगा, तब हमारे यहाँ सब बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी। सभी बच्चे इस उम्र के सभी बच्चे शिक्षा यानी स्कूलों में पहुंच पाएंगे, ये इसने अनुमान लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार इसके अलावा कुछ सेसेस भी वसूलती है, उपकर भी लगाती है, यानी करों के ऊपर उपकर लगाती है। जैसे आपने सुना हो स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत सेस के रूप में लगाया जाता है, तो उसी प्रकार शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है। ठीक है, यानी भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ किया है। ये 7वां पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यानी इसके अलावा हमारे यहाँ 2% सेस भी लगाया जाता है शिक्षा उपकर के रूप में। ठीक है, और शिक्षा उपकर से जो उपकार लिखा है उपकर होना चाहिए। ठीक है, उपकर होता है, ये उपकार नहीं होता, उपकर होता है। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने से सुरक्षित रखा है। यानी किस पर खर्च होता है? ये प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना 7वां का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्थिति बताई गई है कि भारत में शैक्षिक उपलब्धियाँ कितनी हैं, यानी हमारे यहाँ साक्षरता दर कितनी है, ये बताया गया है अगली यहाँ पर लाइन में। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ वयस्क साक्षरता दर यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के जो आयु वर्ग के साक्षर हैं इनकी तुलना अगर की जाए तो सन 2015 में हमारे यहाँ 15 वर्ष से अधिक आयु वाले 81% पुरुष साक्षर हैं और 63% महिलाएं साक्षर हैं। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर, ठीक है, यानी संबद्ध वर्ग प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा जो हमारी हमें 6 से 14 वाली है उसमें बताया गया है कि पुरुष कितने शिक्षित हैं, 94% है, और महिलाएं कितनी है, 99% है। इन प्राथमिक स्तर पर बताया गया है। ठीक है, युवा साक्षरता दर, युवा में 15 से 24 साल के युवा जाते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी शिक्षा दर है। लेकिन हमारी जो वयस्क वाली दर है, यानी वयस्क के तहत जो हमारी ऊपर वाली जनसंख्या है, 15 साल से ऊपर के आयु वर्ग के अधिक आयु वर्ग के जितने भी हैं एंड तक, वो हमारे यहाँ कम है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, भारत में शैक्षिक उपलब्धियां करके, ठीक है, और ये टेबल बनाकर आप यहाँ पर 1990 और 2015 के आंकड़े डाल देना। 2015 के तो डाल ही देना मोस्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हैं। देखिए, अभी हकीकत बात यह है कि भारत में सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वयस्क शिक्षा या युवा साक्षरता, इसमें सुधार देखा जा रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे। यानी उच्च शिक्षा पर हमारे यहाँ सबसे कम खर्च हो रहा है और उच्च शिक्षा ही अच्छा खासा निष्पादन कर रही है। वहीं प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी आधारिक संरचना में सुधार करने की जरूरत है। आप देख पा रहे होंगे तमाम जगह की जो आपने देख पा रहे होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूपी में तमाम ऐसे जो हैं स्कूल हैं जिनमें आप देख रहे होंगे अयोग्य टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो यानी कि जो प्रशिक्षित नहीं है, अयोग्य हैं बिल्कुल, और उन्हें जो है संबंधित सरकारों, पिछली सरकारों ने अपने जो फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें जो है परमानेंट टीचर बना दिया, ठीक है। यानी अस्थायी रूप से जिनका काम केवल वहाँ पर चपरासी का काम था या फिर क्लरिकल का काम था, उन लोगों को वहाँ पर क्या बना दिया, मानी मास्टर बना के बैठा दिया, टीचर बना के बैठा दिया, सहायक अध्यापक बना दिया वहाँ। तो ऐसे लोग क्या शिक्षा का विकास करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। वो बाकी बच्चों का जो भविष्य बंटाधार करेंगे उसका, ठीक है। तो हमेशा शिक्षा को एक गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, तो वाकई में जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया को भी पारदर्शी पूर्वक बनाना होगा, यानी पारदर्शिता लानी होगी उसमें, उसको स्ट्रिक्ट वे में हमें कंडक्ट करवाना होगा। तो आप देख भी रहे होंगे तमाम राज्यों में ये समस्या निकल कर आई है कि फलानी जगह फलाने ये हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये हैं, तो इन्हें परमानेंट कर दिया गया है। ये क्यों किया गया परमानेंट? जब वो योग्यता नहीं रखते तो आप उन्हें क्यों कर रहे हैं परमानेंट, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक शिक्षा हमारी बहुत पिछड़ी हुई है। और यकीन मानिए, अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अगर हम आएँ तो यकीन मानिए इन सब चीज़ों पर अगर लगाम लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर आपने यूपी में देखा होगा एक भर्ती थी 69,000 शिक्षक भर्ती वाली, तो उसमें यही तो हुआ। उसमें ये क्या हुआ, उसमें जो गुणवत्तापूर्ण जो अभ्यर्थी थे वो ये कह रहे थे भाई हमारी कट ऑफ जो है हाई लगाई है, यानी कट ऑफ जो है सरकार ने निर्धारित की थी 60-65 वही रहनी चाहिए। अब वहाँ पर जो शिक्षा मित्र थे जिन्हें भारांक मिला हुआ था, ठीक है, ऊपर से, वो तो कह रहे नहीं, बिल्कुल न्यूनतम कट ऑफ रखी जाए जिससे कि हम भी शामिल हो जाएं। तो न्यूनतम कट ऑफ से क्या वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी उच्च जब कट ऑफ होगी तभी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएंगे, बिल्कुल आएंगे यहाँ पर। लेकिन वही है कि सब कुछ पॉलिटिकल बेस से इंस्पायर्ड है, आप देख रहे होंगे सब कुछ पॉलिटिकल वे में हुआ है। तो ऐसे में शिक्षा की तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे शिक्षा का क्या हाल हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सब सुधार आएगा जब इस पर स्ट्रिक्ट यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है। नहीं, ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे जिसके जरिए जो अयोग्य शिक्षक है उन्हें बाहर निकाला जाएगा, तभी हम प्राथमिक स्तर पर अपनी शिक्षा का जो पैमाना है, उस दायरा है, उसे बढ़ा पाएंगे, उसकी गुणवत्ता बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और हमारे जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनको बेहतर जो है शिक्षा भी उपलब्ध करवा पाएंगे, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर नीति निषेधक तत्वों में आपका पता होगा अनुच्छेद 45 में सबसे पहले बात कही गई थी 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु की शिक्षा की बात, ठीक है, कि राज्य करेगा। लेकिन आप सभी को पता है कि राज्यों ने नहीं इस कदम को सिंसियरली लिया, ठीक है। यानी आपके संविधान में भी ये बात कही गई थी जब नीति निषेधक तत्व बने थे। आपका 14 जो आपका 21A आर्टिकल है, ये तो आपका बाद में रखा गया है 86 में संविधान संशोधन के जरिए। उससे पहले संविधान में अनुच्छेद 45 में बात रखी गई थी। लेकिन आप हकीकत जानते हैं कि लोगों ने इस कदम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं उठाई, ठीक है, राज्यों ने कोई आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं उठाई। तब मजबूरन फिर 21A मौलिक अधिकार बनाना पड़ा शिक्षा को, ठीक है। तो वो बात आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब लिंग समता सबसे पहले से बेहतर है, यानी आप देख रहे होंगे अब साक्षरता दर बढ़ी है, तो इसके अलावा महिलाओं पुरुषों के बीच जो अंतर वो भी कम हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब नारी शक्ति अपने आप में उभर कर सामने आ रही है। और अब महिलाएं भी जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क प्लेस में हो या फिर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में हो या कहीं भी वर्क कार्यरत हो, वहाँ पर महिलाएं भी साथ में खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं लिंग समता में जो है यहाँ पर बेहतर हुआ है, ठीक है, यानी लिंग समानता देखने को मिली है शिक्षा बढ़ने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लेना, लिंग समता पहले से बेहतर है, इसी में ही नोट कर लेना आप। देखिए ये आपका कौन सा है, भविष्य की संभावना में ही नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। एक तो नीति निषेधक तत्वों में यहाँ पर सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर, ठीक है, ये तो था, यानी कि यहाँ आर्टिकल आप लिख लेना, एक 21A आर्टिकल है, मौलिक अधिकार हमने बनाया है, एक नीति निषेधक तत्वों अनुच्छेद 45 के तहत रखा गया है ये, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको RTE लाया गया है, ये भाषा ये वाली मत लिखना, लेकिन आप पता है आपको, मैंने आपको जनरली आइडिया दे दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए की गई हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सबके लिए सुनिश्चित करवाई जाए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इससे क्या क्या सुधार हुए हैं, लिंग समता पहले से बेहतर हुई है अब, यानी अब साक्षरता जो है, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर कम हो रहा है और लिंग समता की दिशा में एक सकारात्मक विकास हो रहा है, ठीक है। शिक्षा अगर नारी अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो आर्थिक स्वतंत्रता उसे मिलेगी, सामाजिक स्तर पर उसका सुधार आएगा और स्त्री शिक्षा
प्रजनन दर उसमें बेहतर होगी, यानी वो अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत हो पाएगी, जान पाएगी कि भाई अब हमारी बॉडी इस लायक है या नहीं है, हमें अब क्या करना चाहिए, प्रजनन के समय हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। तो और बच्चों के जो अपने नौनिहाल हैं, पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनकी देखभाल कर पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनसे प्रभाव तो डालेंगी, यकीन मानिए प्रभाव डालेंगी, ये सब चीज़ें वाकई में प्रभावित करेंगी। यानी स्त्री शिक्षित होगी तो यकीन मानिए, यानी कि माता शिक्षित होगी तो आप जानते ही हैं कि हमारी पहली शिक्षक जो होती है वो माता ही होती है। किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक जो होती है अपने घरेलू स्तर पर वो माता ही होती है। और यकीन मानिए तो एक कहावत सुना भी होगा कि माता ही है अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान, ठीक है। तो अगर माता ही को अगर माता को ही यहाँ पर ज्ञान नहीं होगा, माता ही शिक्षित नहीं होगी, तो यकीन मानिए बच्चे भी बेहतर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। बच्चे बेहतर बनेंगे लेकिन ऐसा नहीं है बन नहीं पाएंगे, समय लगेगा। अगर माता वाकई में शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, तो बच्चे एक सही दिशा में जल्दी से अपने आप को निखार सकेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, कहेंगे सर हमारी माता नहीं पढ़ी हुई है तो हम क्या बेहतर नहीं, बेहतर से मतलब ये नहीं है, आप उससे नकारात्मक भी बना ले जाएं। यहाँ पे कहने का मतलब ये, अगर आपकी माँ वाकई में अगर अच्छी खासी पढ़ी लिखी एजुकेटेड होती तो आप जल्दी वो सब चीज़ें सीख जाते, ठीक है। तो ये चीज़ें एक अंतर आता है, वो आपने भी महसूस किया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी है हमारे यहाँ। हकीकत बात यह है कि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा में एनरोलमेंट की तुलना में जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है बहुत कम हो जाता है, यानी पहुँचते पहुँचते हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में पहुँचते पहुँचते जो अनुपात है, ठीक है, बहुत कम होता चला जाता है। ऐसा रीजन इसलिए है, तमाम जगहों पर ग्रामीण परिवेश में समझा जाता है कि भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करके क्या करोगे, सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, रोजगार के साधन तो है नहीं, यानी कि एक कॉमन अवधारणा ये सबकी बनी हुई है। खास करके लड़कियों के बारे में सोचा जाता है कि भाई 12th कर ले, शादी वगैरह कर देंगे इसकी, पढ़ा लिखा के क्या होगा, पढ़ा लिखा के पैसे खर्च होंगे, ठीक है। और तमाम तरह की समस्याएं आप देख रहे होंगे समाज में, कृषि समस्याएं, यानी महिला सुरक्षा से रिलेटेड समस्या सबसे बड़ा इश्यू है। तो लोगों को ये लगता है भाई बाहर भेजने से फायदा क्या है, ऊपर ज़्यादा पढ़ाएं भी, नौकरी लगनी नहीं है, कुछ होना नहीं है, और हमें करना क्या, चौके चूल्हे तक ही रहना है लड़कियों को। तो एक नकारात्मक सोच है, इस वजह से लोग आगे नहीं भेजते हैं लड़कियों को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उच्च शिक्षा में भारत में शिक्षा का पैरामीटर बहुत ही नुकीला है, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि उच्च स्तर तक कम लोग ही पहुँच पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पहला पॉइंट नोट कर लेना, इसमें उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी, ठीक है, यानी ये पहला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा इसी में सब पॉइंट कि शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है, ठीक है। इसके अलावा NSSO यानी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन ने एक आंकड़े जारी किए थे, ठीक है। तो इन आंकड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर कि वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक और ऊपर अध्ययन किए हुए युवा जो पुरुषों की बेरोजगारी की दर थी 19% थी, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और वहीं शहरी क्षेत्रों में जो उनकी जो दर थी बेरोजगार युवाओं की दर उच्च शिक्षा प्राप्त दरों वो 16% थी, अपेक्षाकृत कम थी, शहरी स्तर पर कम थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो गंभीर रूप से इसमें प्रभावित कौन है, 30% महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ पर बेरोजगारों में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी है, ग्रामीण महिलाएं हैं, यानी कि जो उच्च शिक्षा जिन्होंने प्राप्त कर ली, अब चूंकि उनके पास आसपास कहीं ऐसे संसाधन है नहीं, आर्थिक रूप से इतनी सुदृढ़ है नहीं कि भाई शहरों में जाएँ या सामाजिक रूप से उन्हें इतनी स्वतंत्रता है नहीं कि शहरों में जाकर जॉब कर सकें। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ हैं उनके सामने जटिल समस्या है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, BA BSc कर ली, MA MSc कर ली, लेकिन घर वाले उन्हें कहीं बाहर भेजेंगे नहीं जॉब करने के लिए, और नियर बाई कोई ऐसे है नहीं, आधारिक संरचना है नहीं विकसित जहाँ पर वो जॉब कर सकें। तो सबसे गंभीर समस्या आप देख पा रहे होंगे, सबसे गंभीर रूप यानी कि 30% बेरोजगार ग्रामीण युवा महिलाएं हैं, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है और इस पर विचार करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों है, यानी कि हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त जो युवा हैं, चाहे स्त्री हो युवा हो, उनकी संख्या 3 से 6% ही है, ठीक है, बेरोजगारों की केवल। और जबकि पढ़े लिखे युवा हैं जो हैं आप देख रहे हो ग्रामीण परिवेश वाले पढ़े लिखे युवा, उनके 19% संख्या बेरोजगार है। शहरी में अर्बन में उनकी संख्या 16% है। और वहीं लेडीज की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें तो फीमेल की तो और ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि महिलाओं की तो और ज़्यादा 30% है ग्रामीण स्तर पर। ऐसा क्यों है, ऐसा कारण क्या है, आपके माइंड में कुछ तो आया होगा। ऐसा कारण इसलिए है, एक जनरल मेंटलिटी बन जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि भाई BA BSc किया हुआ, MA MSc किया हुआ पर्सन एक चपरासी की जॉब तो नहीं करेगा ना, नहीं। और मजबूरी हो वो अलग बात है, ठीक है। ये तमाम हमारे ऐसे साथी हैं, तमाम हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसी वजह से
कोई जॉब नहीं करते हैं कि भाई हमने इतनी उच्च शिक्षा ली, हमें नौकरी मिल रही 10,000 रुपये वाली, ठीक है, यानी हमारे कौशल जो हमने अर्जित किया, हमने ज्ञान जो लिया, इतना मेहनत जो की, उसके बाद भी हमें अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई का हमारा क्या मतलब रहा। और वहीं जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है वो यही सोचता है यार हमें तो काम करना है, ठीक है, हमें तो पैसे कमाने हैं, हमें ये मतलब ही नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, हमें तो अपना पेट पालना है, तो वो लग जाता है काम में, बिना कुछ सोचे लग जाता है काम में। तो इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राथमिक स्तर पर पढ़े हुए लोग हैं वो ज़्यादातर अपने जो कार्यों में संलग्न है, यानी ज़्यादातर वो लोग रोजगार में लगे हुए, चाहे असंगठित रोजगार हो, संगठित ना हो, असंगठित सेक्टर का रोजगार हो। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं वो संगठित तो छोड़ो, असंगठित तक में नहीं है, ठीक है। यानी संगठित की तो बात ही अलग है, असंगठित तक में नहीं है। क्योंकि ऐसा उनका अंदर क्यों है, क्योंकि वो संगठित रोजगार की तरफ ज़्यादा उन्मुख है और संगठित रोजगार के साधन इतने ज़्यादा है नहीं भारत में, ठीक है। तो इसलिए आप ये अंतर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये एक बार मुझसे पूछा गया था इस बारे में यानी कि हमारे क्लास में एक डिस्कशन हुआ था, तो इस बारे में एक राय रखी गई थी, तो इस वजह से मुझे ये अच्छे से पता था, ठीक है। और ये बात है, आप भी अपने जनरली डिस्कशन किया कीजिए कि वाकई में आप स्थिति का अध्ययन किया कीजिए, एनालिसिस किया कीजिए समाज का कि वाकई में स्थिति वाकई में ऐसी है। हाँ बिल्कुल ऐसी मिलेगी आपको स्थिति, यानी कम पढ़े लिखे लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें ये नौकरी मिलेगी 10,000 रुपये काफ़ी है हमारे लिए। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग और उस व्यक्ति से कह दिया भाई जाए कि भाई 10,000 रुपये नौकरी कर लो, वो 10 बार सोचेगा अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़े थे, हमारी इतनी रैंक आई थी, इतनी मेरिट आई थी हमारी, हमने इतनी परसेंटेज हासिल की, ये गोल्ड मेडल है हमारे पास, वो जॉब नहीं करेगा और इस तरह बेरोजगार बैठा रहेगा वो, ठीक है। तो वहीं ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति वो यही सोचेगा कि मतलब कि हमारे पास तो भाई जो इतना ज्ञान है वही काफ़ी, हमें तो बस पेट पालना है अपना, तो इस वजह से वो रोजगार के लिए ज़्यादा उन्मुख है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो काफ़ी सारे आंकड़े थे आपने कवर कर लिए और आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वीडियो एंड करने से पहले फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए, यानी सबसे बड़ी कमी आपकी ये है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर नहीं करते हैं। एटलीस्ट लाइक शेयर तो आपके हाथ में है, ये तो कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों के साथ। और मेरा कहने का मतलब ये छुट्टियाँ जो चल रही, छुट्टियाँ नहीं चल रही हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप ये मान लीजिए 6 महीने एग्जाम नहीं होंगे, उनसे आपको ही फायदा है, उतने में आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे फिर से मजबूत कर सकते हैं, उसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसलिए आप ये कोरोना की जो त्रासदी में लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप अपना समय का सदुपयोग कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। यानी आप व्यर्थ में अपना समय मत गवाइए। इसके अलावा मैं वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता हूँ, आपको बेहतर से बेहतर वीडियो लेके भी आता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अब वीडियो जो है एक की जगह 2 हो जाए। रीज़न ये है कि वीडियो बहुत लेंदी होते हैं मेरे, उन्हें प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, यानी एक घंटे की वीडियो में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है मुझे प्रोसेस होने में, अपलोड करने में। इस वजह से मैं दूसरा वीडियो कोई नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जल्दी से आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो आपको डेली मिलें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जो आपसे कहा है लाइक शेयर वाला वो आप करते रहेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।